हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 13 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का है। और इस वीडियो में हम इस अंक का और इसके साथ ही साथ पिछले हफ्ते का जो अंक था दोनों का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे इन दिनों क्या इंपॉर्टेंट रहा करंट अफेयर्स में। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो आइए जल्द से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ करंट अफेयर से, जहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई की। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में अपना छमाही डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि डीपीआई जारी किया है। और आरबीआई ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि डीपीआई पिछले 6 महीनों में बढ़ा है। तो इसके पहले यानी मार्च 2022 में डीपीआई था, ये था 349.30। और अभी सितंबर 2022 में जो डीपीआई बताया गया है ये बढ़ के हो गया 377.46। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आरबीआई की तरफ से ही न्यूज़ है, इन्होंने अपने रेपो रेट में इंक्रीमेंट किया है 0.25 का। तो रेपो रेट जो है अब ये हो गया है 6.50% हो गया है रेपो रेट। रेपो रेट की बात कर रहे हैं तो कुछ और यहाँ पे याद रखिएगा फैक्ट्स। जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट यह भी प्रेजेंट में है 3.35%। इसके अलावा जो बैंक रेट है, एक होता है बैंक रेट, तो बैंक रेट अभी प्रेजेंट में है 6.75%। और इसके अलावा एमएसएफ जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट, ये है 6.75%। तो ये जो डेटा दिए गए हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपको रेट याद रखने हैं। और आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में स्टैटिक देखते हैं। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और गवर्नर है प्रेजेंट में शक्तिकांत दास जी। जो आरबीआई है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर। तो अभी प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तब इसका मुख्यालय था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में मुख्यालय बदल के मुंबई कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक स्कीम है, स्कीम थी पीएम कुसुम। पीएम कुसुम योजना थी, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसका जो उद्देश्य था ये था 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। इस स्कीम की शुरुआत की गई थी 2019 में। और ये जो स्कीम है इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दी गई है। तो स्कीम का नाम याद रखिएगा, पीएम कुसुम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इसकी जो अवधि है मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है। इसके बाद यहाँ पे डिफेंस से न्यूज़ है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भारत ने पिछले 5 सालों में यानी कि 2017-18 से लेकर 21-22 तक में 1.93 लाख करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी के द्वारा दी गई है। इसके बाद डिफेंस से एक और न्यूज़ है। तो हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया है। इसकी खासियत ये है कि इसकी जो गति है ये आवाज़ से भी 6 गुना ज़्यादा है। तो हाल ही में इसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। इसके बाद नौसेना से एक और न्यूज़ है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत नौसेना ने भारत में ही निर्मित आईएनएस विक्रांत, ये इसके बारे में आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत में ही निर्मित आईएनएस विक्रांत पे अभी हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग की गई है। और ये पहली बार हुआ है ऐसा, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक न्यूज़ है। यहाँ पे भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा में एक बदलाव किया है। ये बदलाव क्या है? तो जो भी लोग भी इसमें शामिल होने के इच्छुक है, उम्मीदवार है जो भी, उनको भर्ती दौड़ के पहले ही ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी और इसी को पास करने वाले उम्मीदवार का ही फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा बाद में। तो अब यहाँ पे पहले आपको ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, ये बदलाव किया गया है। इसके बाद है मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन क्या है, देखिए जो राष्ट्रपति का आधिकारिक घर है वहाँ पे जो भवन था, उनका जो बगीचा था, तो उस बगीचे को मुगल गार्डन कहा जाता था और अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा, मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है मारिया ब्रान्यास मोरेरा। मारिया ब्रान्यास मोरेरा, तो ये सबसे उम्रदराज इंसान बन गई हैं। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम था 118 वर्षीय लुसीले रैंडन, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो अब इनके बाद स्पेन की मारिया ब्रान्यास मोरेरा, इनको दुनिया का सबसे उम्रदराज इंसान घोषित किया गया है। इनकी उम्र 115 साल 321 दिन की है और ये जो उम्र है ये 19 जनवरी 2023 तक की बताई गई है। इसके बाद स्पेन से न्यूज़ है, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है जर्राम प्लास। जर्राम प्लास ये एक फेस्टिवल है और ये स्पेन में मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। तो ये जो फेस्टिवल है, यहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान स्पेन में जो लोग हैं ये सलजम फेंक कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुराई के प्रतीक के रूप में ये एक पुतला तैयार किया जाता है और इसी पुतले को कहा जाता है जर्राम प्लास और इसी पे सलजम फेंक कर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, त्यौहार का नाम दे देगा, बोलेगा ये कौन से स्टेट या कौन से देश में मनाया जाता है। तो जर्राम प्लास मनाया जाता है स्पेन में। इसके बाद हैं विक्रम देवदत्त। तो ये DGCA के अगले प्रमुख होंगे। हाल ही में ACC ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाया गया अभी हाल ही में विश्व का, और ये पिज़्ज़ा बनाया गया है पिज़्ज़ा हट के द्वारा। पिज़्ज़ा हट एक ब्रांड है पिज़्ज़ा का, जैसे आपने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाया होगा उसी तरह से पिज़्ज़ा हट भी एक ब्रांड है। तो इन्होंने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो इस कंपनी के वर्कर्स ने 13,900 वर्ग फीट का पिज़्ज़ा बनाया था और ये जो पिज़्ज़ा है ये बनाया गया था लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर की छत पे। इसके बाद हैं कैप्टन हरप्रीत चंडी। तो ये ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल की अधिकारी हैं कैप्टन हरप्रीत चंडी, और इनका नाम अभी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में इन्होंने अकेले बिना किसी की मदद लिए दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका पर सबसे लंबा सफ़र तय करके इतिहास रचा है। इन्होंने टोटल यहाँ पे 1397 किलोमीटर की यात्रा तय की है अकेले दक्षिणी ध्रुव पे, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनी है। ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनी है, इस कारण से नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चर्चा में रहा है कैप्टन हरप्रीत चंडी। इसके बाद है क्रिस हिपकिंस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री थी जेसिंडा आर्डन, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था अपने पद से। इसके बाद अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं न्यूजीलैंड के क्रिस हिपकिंस। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। और आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तो बता दिया मैंने, आपको बताना है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल और करेंसी, ये दो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिस्र से न्यूज़ है। तो हाल ही में मिस्र में 1800 साल पुराना एक आवासीय शहर खोजा गया है। तो मिस्र में जो पुरातत्वविद हैं, इन्होंने दक्षिण शहर लग्जर में एक शहर खोजा है, रोमन युग का भी पुराना, रोमन युग से भी पुराना शहर है ये। बताया जा रहा है कि ये जो शहर है ये 1800 साल पुराना है और इसी शहर की अभी हाल ही में खोज की गई है। इसके बाद है यहाँ पे राज सुब्रमण्यम। तो भारत में जन्मे हैं ये और ये फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और CEO हैं राज सुब्रमण्यम। इनको अभी हाल ही में होरेशियो अल्जीरिया पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? होरेशियो अल्जीरिया पुरस्कार। तो पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है और जो व्यक्ति हैं, पर्सन है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखना है। इनका नाम है राज सुब्रमण्यम।
इसके बाद हाल ही में यहाँ पे 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिक्के हैं, दो तरफ के सिक्के, दोनों फेस दिए गए हैं सिक्कों का, इसको हाल ही में जारी किया गया है। और ये सिक्का जारी किया गया एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो 1948 में स्थापना हुई थी और अभी हो गया 2023, तो टोटल हो गए हैं 75 साल किसको, एनसीसी की स्थापना को। तो इसी के उपलक्ष्य में ये सिक्का जारी किया गया है, 75 रुपये का है, ये आपको याद रखना। 75 साल में हुए हैं तो 75 रुपये का सिक्का, स्मारक सिक्का ये है, जारी किया गया है। इसके बाद हैं जेफ जेंट्स। तो हाल ही में इन्हें वाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो जेफ जेंट्स बन गए हैं चीफ ऑफ स्टाफ, कहाँ पे, व्हाइट हाउस में। इसके बाद एक डॉग है जिसका नाम है बॉबी। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो डॉग है जिसका नाम है बॉबी, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा उम्र वाला जीवित डॉग बन गया है। इसकी उम्र है अभी 30 साल 266 दिन। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ आई है कि ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी के नोट हैं इनमें पहले एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर हुआ करती थी, और अभी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ के जो करेंसी नोट है उनमें अब एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर को हटाया जाएगा। ये फैसला लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा। इसके बाद है रेगे जॉन पेज। ये हॉलीवुड के एक्टर हैं और हाल ही में इन्हें दुनिया का सबसे हैंडसम पुरुष चुना गया है। इनका नाम है रेगे जॉन पेज, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है एयर मार्शल एपी सिंह। अब ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। इनका पूरा नाम है अमनप्रीत सिंह। तो आपको याद रखना है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जी वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। और इसके पहले उप प्रमुख कौन थे? इसके पहले उप प्रमुख थे एयर मार्शल संदीप सिंह। तो एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह अब एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो हाल ही में खगोलविदों ने सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, जिसे बृहस्पति कहा जाता है, तो बृहस्पति के चक्कर लगाने वाले 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। तब बृहस्पति के पास टोटल 92 यानी कि 92 चंद्रमा हो गए हैं, 92 चंद्रमा हो गए हैं। तो बृहस्पति के पास अब सबसे ज़्यादा ग्रह हो गए हैं। तो यहाँ से एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। आंसर होगा आपका बृहस्पति। कितने चंद्रमा है? 92। इसके पहले नंबर पे कौन था? इसके पहले नंबर पे था शनि ग्रह, जिसके पास 83 चंद्रमा थे। और अब 12 नए चंद्रमा आने के बाद सबसे ऊपर हो गया है बृहस्पति। इसके बाद स्मृति शेष की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज़ मुशर्रफ, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। परवेज़ मुशर्रफ, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी, इनका भी हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं परिमल डे, इनका भी हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फुटबॉल खेलते थे भारत के लिए, परिमल डे इनका नाम था। इसके अलावा फिल्म निर्देशक विश्वनाथ जी हैं, जो कि साउथ सिनेमा के काफ़ी जाने माने निर्देशक और अभिनेता थे। तो इनका पूरा नाम था कसीना धुनी विश्वनाथ। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश से न्यूज़ है, जहाँ पे बुधनी में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये सीहोर जिले के बुधनी में नर्मदा जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। और उसी संबोधन के दौरान वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अलावा ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा लाडली बहन योजना शुरू की जाएगी। जैसे भी लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, उसी तरह से लाडली बहना योजना भी शुरू की जाएगी। ये निर्णय लिया गया है, जिसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1000 रुपये, यानी कि साल में हो गए 12,000। तो साल के 12,000 रुपये गरीब बहनों को दिए जाएंगे ताकि उनका विकास हो सके। इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं उनका लाभ भी उन्हें मिलता रहेगा।
इसके बाद मूव करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर, जहाँ पे सबसे पहले है विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को। डेट आपको याद रखनी है, 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे। इस साल की थीम है क्लोज द केयर गैप। थीम याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, क्लोज द केयर गैप। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट थीम भी पूछ लेता है, तो आपको डेट भी याद रखनी है और थीम भी याद रखनी है। जो विश्व कैंसर दिवस है, तो कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस दिन का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यानी कि यूआईसीसी द्वारा किया जाता है। जो यूआईसीसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय है जिनीवा में। तो 2000 में क्या हुआ था, सन 2000 में पेरिस में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कैंसर के खिलाफ, जो कि पहला शिखर सम्मेलन था कैंसर के खिलाफ। तो उसी दौरान विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत हुई थी, यानी सन 2000 में। अब कैंसर दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल सामने आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उसके बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और प्रेजेंट में महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। याद रखना है, यूआईसीसी के बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में। इसके बाद एक और दिन है जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, यह है विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे। हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। इस साल इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। थीम याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, रेडियो एंड पीस थीम रखी गई है 2023 में विश्व रेडियो दिवस के लिए। तो हर साल 13 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत हुई थी 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों के द्वारा और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। तो ये आपको साल याद रखने हैं। इसके बाद मूव करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले सामान्य ज्ञान खेल के कुछ क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के नाम सबसे ज़्यादा बार महिला रग्बी वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है? तो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के नाम। नेक्स्ट है, भारतीय एथलीट अविनाश साबले एथलेटिक्स की किस स्पर्धा में खेलते हैं? ये आपको ये बताना है। तो ये खेलते हैं स्टीपल चेस में। नेक्स्ट है, इनमें से किस खेल में बैलेंस बीम टर्म का इस्तेमाल होता है? तो इनमें से जिम्नास्टिक में इस्तेमाल होता है बैलेंस बीम का इस्तेमाल। फिर है, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिकमिक ये किस देश के खिलाड़ी रह चुके हैं? ये बताना है। तो ये खिलाड़ी थे क्रोएशिया के। फिर है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने हॉकी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात हो रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो हॉकी की पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक है जीता गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। फिर आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमें खेलेंगी? तो यहाँ पे टोटल 20 टीमें खेलेंगी। फिर एशियन गेम्स 2018 में निशानेबाजी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी। फिर है, लुइस हैमिल्टन कितनी बार फार्मूला 1 चैंपियन बन चुके हैं? तो लुइस हैमिल्टन टोटल 7 बार फार्मूला 1 के चैंपियन बन चुके हैं। फिर इनमें से किस शहर ने पहले ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी की थी? तो सबसे पहले मेज़बानी की गई थी एथेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की के द्वारा। फिर है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित नहीं है? ध्यान से सुनेगा, कौन सा खिलाड़ी संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। तो शिव थापा ये कुश्ती से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव ने टोटल 434 विकेट लिए हैं। फिर है, डेनिल मेदवेदेव ये किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं रूस के। फिर है, वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्बिया ओपन का खिताब जीता है? तो 2022 में खिताब जीता गया है आंद्रे रूबलेव के द्वारा। फिर है, वर्ष 2019 में किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता था? तो 2019 में जीता था स्पेन ने। फिर वर्ष 2022 में किस देश ने उबेर कप का खिताब अपने नाम किया था? तो 2022 में ये टूर्नामेंट जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा।
नेक्स्ट है ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में जो 400 रनों की पारी खेली थी, आपको बताना है कि वो किस देश के खिलाफ बनाए गए थे। तो बनाए गए थे इंग्लैंड के खिलाफ। फिर है FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने पहली बार हिस्सा लिया है। तो पहली बार हिस्सा लिया है यहाँ पे चिली ने। फिर है टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है मोहम्मद यूसुफ। फिर है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की भाला फेंक जो स्पर्धा है, इसके स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो विजेता है अरशद नदीम। फिर है हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ड्वाइन पिटोरियस, ये किस देश के खिलाड़ी हैं आपको बताना है। तो ये क्रिकेट खेलते थे दक्षिण अफ्रीका के लिए। फिर है ला लीगा, ये जो एक फुटबॉल की लीग है, आपको बताना है कि ये किस देश की घरेलू फुटबॉल लीग है। तो ये जो टूर्नामेंट है ला लीगा, ये है स्पेन की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज कौन है। तो सबसे बड़ी पारी खेली है विराट कोहली ने। नेक्स्ट है ओलिवर गिरोड, ये किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं। तो ये फुटबॉल खेलते हैं फ्रांस के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय एथलीट एल्डोस पॉल, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, आपको ये बताना है। तो इन्होंने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसके बाद यहाँ पे भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी अवधारणा किसने विकसित की थी। तो इसकी अवधारणा विकसित की गई थी यूनेस्को के द्वारा। फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, यह कहाँ पे है। तो यह है नई दिल्ली में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र, ये कहाँ पे है। तो यह है होनोलुलु में। होनोलुलु में है अंतर्राष्ट्रीय सुनामी केंद्र। फिर है जल संचयन की पुरातन प्रणाली कट्टा, ये कट्टा कहाँ प्रचलित है ये बताना है। यह प्रचलित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में 0 से 30 डिग्री के बीच हवाओं की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। फिर है साइलेंट स्प्रिंग, ये है कि आपको ये बताना है। तो साइलेंट स्प्रिंग है एक किताब का नाम। फिर IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है टिहरी बांध जो है ये किस नदी पे बनाया गया है। तो टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पे। फिर है प्रधान नगर यानी कि प्राइमेट सिटी, इसकी अवधारणा किसने दी थी। तो इसकी अवधारणा दी थी मार्क जेफरसन ने। फिर है ड्रमलिन, ड्रमलिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका निर्माण होता है हिमनद निक्षेपण के द्वारा। फिर है लुइस ममफोर्ड के अनुसार नगर विकास की प्रथम अवस्था क्या है। तो प्रथम अवस्था है इयोपोलिस। इयोपोलिस जो है यह नगर विकास की प्रथम अवस्था है, किसके अनुसार, लुइस ममफोर्ड के अनुसार। फिर है नगर आकारिकी के खंड सिद्धांत यानी कि सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये प्रतिपादन किया गया था होमर हायट के द्वारा। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में मिलियन सिटी यानी कि 10 लाखी नगर, ये ऐसे नगरों की संख्या कितनी है, मतलब कितने मिलियन सिटी है आपको ये बताना है। तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार टोटल जो मिलियन सिटी हैं ये हैं 53। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर है क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राट। फिर है ऑक्सीन, ऑक्सीन का नाम जो है ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह संबंधित है काला सागर से। फिर है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ये एक पुस्तक का नाम है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डेविड हार्वे। फिर 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर जो है ये किस राज्य में रिकॉर्ड की गई थी। तो सबसे कम निम्नतम वृद्धि दर जो है ये दर्ज की गई थी 2001 और 2011 के बीच में नागालैंड में। फिर यदि दो स्थानों के देशांतर में 15 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में कितना अंतर होगा। तो उनके समय में अंतर होगा 1 घंटे का।
फिर है मानचित्र के स्केल में आरएफ का मतलब क्या होता है? तो आरएफ का मतलब होता है निरूपक भिन्न। नेक्स्ट है नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल जो है ये है 98,796 वर्ग किलोमीटर। फिर है कोपेन के अनुसार कौन सा जलवायु समूह को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही आंसर है चंद्रमा। फिर है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितनी दूर तक फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील। फिर है विविधता में एकता की अवधारणा ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अवधारणा दी गई थी रिटर के द्वारा। फिर है किसने कहा है कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? तो ये कहा गया था जेम्स हटन के द्वारा। फिर है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हार्टसोर्न। फिर है मेंटल मैप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अवधारणा दी गई थी पीटर गाउल्ड के द्वारा। फिर है भौगोलिक पर्यावरण प्रभाव, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है ईसी सैंपल की। इसके बाद सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की भगवंत सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये है सुक्ता नदी पे। फिर है मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान ये कहाँ पे अवस्थित किया गया था? तो अवस्थित किया गया था डिंडोरी में। फिर है गांधार शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की प्रतिमा में भगवान बुद्ध को किस प्रकार दिखाया गया है? तो उन्हें वस्त्रयुक्त, प्रभामंडल युक्त और केश युक्त, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में किसके अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है? तो यहाँ पे गुर्जरा जो है, गुर्जरा में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ था। फिर है सीतनवासल, ये गुफाएं हैं, तो जो सीतनवासल गुफाओं की चित्रकला है ये किस धर्म से संबंधित है यह बताना है। तो ये संबंधित है जैन धर्म से। फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 338 में। फिर अब भारत की जननांकीय इतिहास में विभाजन का वर्ष कौन सा है? तो ये वर्ष है 1921। फिर अब भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी झारखंड में। फिर निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे पांडुरंग हेगड़े जो हैं, पांडुरंग हेगेड़ जो हैं ये चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जाके अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। फिर है कयाल, कयाल एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है यह बताना है। तो कयाल का मतलब होता है केरल के लैगून। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जो है तो सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। फिर दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? तो ये वन कहलाते हैं सोलास। फिर निम्न में से कौन सा द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा सबसे उत्तरी द्वीप है? कौन सा द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है? तो सबसे उत्तरी द्वीप जो है इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। फिर है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ये 3 जो पहाड़ियाँ हैं ये किस देश में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो तंजानिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। फिर भारत के संविधान में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है समवर्ती सूची में। फिर है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। फिर है मूल अधिकारियों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद के युग्मों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद हैं 20 और 21।
फिर यहाँ पे देखिए निम्न कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, ये बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में है, इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। यह जो एक कथन है यह भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या होगी, तो क्षमता भी बढ़ेगी। फिर है, निम्न में से कौन विशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये थे कणाद। फिर है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है शाहपुर तवा। फिर है, पीती पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम ये कोशिका हैं, तो ये नामक कोशिकाओं की सहंति मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंडाशय में। फिर है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो यह चरण कहलाता है प्यूपा यानी कि कोशित। फिर है, निम्न सजीव में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो यह है शकरकंद। फिर है, शिरुई लिली महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो शिरुई लिली महोत्सव, तो शिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। फिर दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ, गुजरात में। फिर है, कैटलिन नोवाक ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका आंसर होगा हंगरी। फिर है, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कौन सा है, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, यह आयोजित किया गया था लद्दाख में। फिर है, भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है, तो यह टनल है अटल टनल। फिर अब भारत के किस राज्य ने दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य नामक नए अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान की अभी हाल ही में, तो यह है मध्य प्रदेश। फिर है, कौन सा राज्य अपनी वाइल्ड लाइफ कार्य योजना 2021-30 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह राज्य है महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ पे राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो इसका आंसर है 1935। फिर है, कब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो इन्हें 1876 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। फिर संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, तो यह हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पे। फिर संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर संविधान सभा के किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। फिर संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, संविधान सभा में सबसे ज़्यादा जो है ये संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था इसमें। फिर है, भारतीय संविधान को अपनाया किसके द्वारा गया है, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। फिर संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो ये निर्णय लिए गए थे सहमति व समायोजना से। फिर है, भारत एक क्या है, भारत किस तरह का राष्ट्र है ये बताना है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो हम इसे देख सकते हैं प्रस्तावना में। फिर समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक स्पर्धा। फिर क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। फिर संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो सबसे पहले ये ब्रिटेन में डेवलप हुई थी। फिर भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो भारतीय संविधान के अभिभावक हैं सर्वोच्च न्यायालय। फिर भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो संविधान जो भारत का संविधान है इसमें वैध प्रभुसत्ता निहित है। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता, जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से देखिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से।
फिर है विधि के समक्ष समता। ये जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है ये? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समता। फिर भारतीय संविधान को कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 अध्याय में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग है 20। फिर संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। फिर है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 256 से लेके 263, अनुच्छेद 256 से लेके 263। फिर है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये भारत का जो संविधान है ये भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। फिर है नए राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार दिया गया है संसद को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। फिर है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 1949 में। फिर संविधान के अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 और 18 में वर्णित है सामाजिक समता। फिर निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है यह मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। फिर है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 42वां, जिसके तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति जो है ये संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। इसके बाद है खेल समाचार, इन पे भी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है अंडर 19 वीमेंस वर्ल्ड कप, यानी महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप। याद रखिएगा ये अभी सबसे पहली बार खेला गया, फर्स्ट एडिशन है, सबसे पहली बार खेला गया महिलाओं का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था साउथ अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा। कहाँ खेला गया था? साउथ अफ्रीका में। और जीता किसने है? जीता है भारत ने, इंडिया ने जीता है। काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया ने जीता है। इंडिया ने फाइनल में हराया किसे है? इंडिया ने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को, और जीत लिया है सबसे पहला संस्करण अंडर 19 T20 विश्व कप का महिलाओं का। तो क्या क्या याद रखना है? अंडर 19 महिलाओं का T20 विश्व कप कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। किसने जीता है? भारत ने। भारत ने जीता है, तो आप सभी को पता है अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हराया किसे है? हराया है इंग्लैंड को। ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे टेनिस का टूर्नामेंट है। हाल ही में जोकोविच ने अपना 22वां एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये तो आपको कई बार मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के टेनिस खेलते हैं, और इन्होंने फिर से एक ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, जो कि इनका 22वां एकल ग्रैंड स्लैम था। और ये ग्रैंड स्लैम था कौन सा? ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए टेनिस में मेनली 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये तो आप सभी को पता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, जिसमें से अभी हाल ही हुआ है इस साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें पुरुषों के एकल वर्ग में जीते हैं नोवाक जोकोविच, याद रखना है। और इन्होंने फाइनल में हराया किसे है? इन्होंने हराया है स्टेफनोस सित्सिपास को, ये चीज़ याद रखना है। स्टेफनोस सित्सिपास जो है ये ग्रीस के लिए टेनिस खेलते हैं, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के लिए टेनिस खेलते हैं। इसके बाद बात करते हैं महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग में जो महिला एकल वर्ग का खिताब है ये बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने जीता है। आर्याना साबालेंका, इन्होंने जीता है फाइनल इस टूर्नामेंट का, यानी महिला एकल वर्ग में चैंपियन बनी है आर्याना साबालेंका, और ये बेलारूस के लिए टेनिस खेलती हैं। इन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की इलिना रिबाकीना को हराया है।
कहाँ की, कजाकिस्तान की इलिना रिवाकीना को हराया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो याद रखिएगा। क्योंकि 2023 का ये पहला ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच ने और महिलाओं में जीता है आर्याना सबालेंका ने। इसके बाद यहाँ पे FIH हॉकी विश्व कप है, जिसे जीता है जर्मनी ने, ठीक है। और जर्मनी ने ये तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीता है, तीसरी बार FIH हॉकी विश्व कप को जीता है जर्मनी ने। फाइनल मैच में जर्मनी ने हराया किसे है, फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है, फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है और इस साल का FIH हॉकी विश्व कप जीत लिया है जर्मनी ने। इसके पहले 2002 में भी जर्मनी जीत चुका है, 2006 में। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, सबसे ज़्यादा बार पाकिस्तान ने, सबसे ज़्यादा बार FIH हॉकी विश्व कप जीता है पाकिस्तान ने। और भारत ने टोटल यहाँ पे सिर्फ एक ही बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ये फैक्ट्स कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद है यहाँ पे बिग बैश लीग, बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। जिस तरह से भारत में इंडियन प्रीमियर लीग IPL खेला जाता है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेला जाता है। तो बिग बैश लीग इस साल का जीत लिया है पर्थ स्कॉचर्स ने और ये 5वीं बार इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। सबसे ज़्यादा बार यानी कि पर्थ स्कॉचर्स ने इस टूर्नामेंट को जीता है 5 बार, 2014, 2015, 2017 और 2022, यानी पिछले साल भी पर्थ स्कॉचर्स ने जीता था। और अब फिर से 2023 का जो टूर्नामेंट है बिग बैश लीग का, ये जीत लिया है पर्थ स्कॉचर्स ने। फाइनल में पर्थ स्कॉचर्स ने ब्रिस्बेन हीट्स को हराया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे EPL है, EPL यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग। यहाँ पे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं एंजो फर्नांडेज, सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं EPL के एंडो फर्नांडेज। और ये एंडो फर्नांडेज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करते हैं किस देश के लिए खेलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अर्जेंटीना के युवा फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते हैं। और क्लब लेवल पे अब ये इंग्लिश प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इनको इंग्लिश क्लब एक है जो कि जिसका नाम है चेल्सी, आपने सुना होगा। तो इंग्लिश क्लब चेल्सी ने इन्हें 121 मिलियन यूरो, 121 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 1080 करोड़ रुपए में खरीदा है इन्हें, 121 मिलियन यूरो, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये EPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं एंजो फर्नांडेज। इसके बाद यहाँ पे केंद्र सरकार ने हाल ही में जो एशियाई खेल होने वाले हैं इस वर्ष और 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, इनकी तैयारियों के लिए ध्यान में रखते हुए जो इस साल का बजट पेश किया गया है, तो इसमें खेल के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल जो बजट में पैसे दिए गए थे तो ये थे 723.97 करोड़ रुपए, और इस बार काफ़ी ज़्यादा पैसे आवंटित किए गए हैं। राशि जो है ये है 3,397.32 करोड़ रुपए, ये आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा खेल के लिए। इसके बाद है यहाँ पे भारत के ऊंची कूद एथलीट तेजस्विन शंकर, इन्होंने हाल ही में अमेरिका में आयोजित न्यू बैलेंस इंडोर ग्रांड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन किया और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। इनका नाम याद रखिएगा, तेजस्विन शंकर। कहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स, और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था अमेरिका में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हैं स्टीव स्मिथ। 2022 के लिए अभी हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है और जिसके तहत स्टीव स्मिथ जो है इन्हें एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। ये चौथी बार हुआ है जब इन्हें ये मेडल दिया गया है। इसके पहले इन्हें 2015, 2018 और 2021 में भी ये सम्मान दिया गया था और अब 2023 का भी जो एलन बॉर्डर मेडल है ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं एरॉन फिंच, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो वनडे और टेस्ट से तो ये पहले ही संन्यास ले चुके थे, T20 खेल रहे थे और अब इन्होंने T20 से भी संन्यास ले लिया है। तो पूरी तरह से अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले चुके हैं। एरॉन फिंच इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हैं जोनाथन क्रिस्टी।
तो इंडोनेशिया के युवा शटलर हैं ये जोनाथन क्रिस्टी। हाल ही में इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में चीको आरा बारडोयो को हराया है और इस साल का इंडोनेशियन मास्टर्स का टूर्नामेंट जो है जीत लिया है, जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। तो इंडोनेशिया के ही युवा शटलर हैं ये जोनाथन क्रिस्टी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो सिंपली इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और मुरली विजय के साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा, जो कि 2007 का जो T20 विश्व कप भारत ने जीता था, तो उसमें फाइनल ओवर जिन्होंने फेंका था जोगिंदर शर्मा, इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो मुरली विजय, जोगिंदर शर्मा भारत की ओर से नाम याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया से आपको बताया अभी एरन फिंच। तो ये नाम अभी आपको याद रखने हैं रिसेंट में। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ, जो भी दूसरे न्यूज़पेपर मैगजीन है इंपॉर्टेंट उनकी पीडीएफ, नोट्स, करंट अफेयर, जीके, वोकैब, आपकी तैयारियों से रिलेटेड सब कुछ, सारे चीज़ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हैं। जॉब्स के अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशन है, तो सब कुछ है। तो वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑनलाइन स्टडी एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।